वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी आपके साथ शेयर करना चाहेंगे एक अहम खबर। पंजाब भर की गल्ला मंडियों में गंदम की कीमत में 300 रुपये फी मन इजाफा देखने में आ रहा है। लेकिन अगर हम अभी मार्केट की बात करें तो आटा अपने पिछले पुराने रेट पर ही बरकरार है। 175 रुपये फ़ी किलो जो है वो आटा इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में आटा जो है वो मज़ीद महंगा हो सकता है। इस साल अगर हम बात करें तो हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि गंदम की बम्पर क्रॉप हुई है। बम्पर क्रॉप का मतलब ये है कि आपको बाहर से ना मंगवानी पड़ेगी गंदम, बल्कि आपकी जो अपनी ज़रूरियात हैं उसको पूरा कर पाएगी, जो अपनी ऑलरेडी जो गंदम हुई है इस दफ़ा इस सीज़न की। लेकिन बम्पर क्रॉप के बावजूद जो गंदम है वो रूस से मंगवाई जा रही है और वो भी सस्ते दामों पर मंगवाई जा रही है। लेकिन इसके समरात जो हैं वो आवाम तक अनफॉर्चुनेटली नहीं पहुंच पा रहे। इस पर अभी हम बात करेंगे इसके पीछे क्या वजूहात हैं। हमारे साथ चीफ रिपोर्टर नई बात अशरफ मेहताब साहब इस वक्त शो में मौजूद हैं। अशरफ साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बात कि बम्पर क्रॉप के दावे किए गए थे। बम्पर क्रॉप का तो मतलब ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा गंदम जो है वो बनी है। लेकिन अब ज़रूरत से ज़्यादा काहे की बनी है कि जब आपको रूस से जो है वो गंदम मंगवानी पड़ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबानी, आपने मौका दिया। असल बात यह है कि ये गंदम का जो है वो आवाम को रिलीफ देने के लिए नहीं ख़रीदी गई, बल्कि कारोबार करने के लिए। मुझे जो लग रहा है हुकूमत जो है वो उसका काम नहीं है कारोबार करना। हुकूमत ने जो वादे किए होते हैं कि आवाम को सस्ते दामों अशिया खुरोनोश देंगे, तो उस पर उसको अमल दरामद करना चाहिए। पहले जब आज से 1-1.5 साल पहले गंदम की कीमत 2200 से 2300 रुपये फ़ी मन थी, तो उसमें इतना इजाफा किया गया कि वो उसको 3900 रुपये पे ले गई है। यानी 1600-1700 रुपये मन का उसमें एक यकदम इजाफा कर दिया, जिससे क्या हुआ कि जो हमारी तरह के लोग थे, तनख्वाहदार मज़दूर थे, जो फैक्ट्री वर्कर थे, उनके ऊपर इतना ज़्यादा बोझ पड़ गया। और उसके बाद क्या हुआ कि जब हुकूमतें मादी में गंदम ख़रीदती थी तो वो सस्ते दामों ले के और उसमें अपनी सब्सिडी डाल के अवाम को ताकि सस्ता आटा मिले तो वो करती थी। अब 39 रुपये वाली गंदम पे जब बैंक से इन्होंने कर्जा लिया वो भी डाल लिया, फिर सूद जो था बैंकों का वो मुनाफा गया ना उनको सूद की सूरत में, वो भी उसमें डाल लिया, फिर उसके सफरी अखराजात भी डाल लिए, वो बोरियाँ शोरियाँ जितने खरीदी उसको भी पैसे मिल गए। लेकिन अवाम को सस्ता आटा नहीं मिला। और ये क्यों नहीं मिला? ये इसी वजह से नहीं मिला कि इसके पीछे एक माफिया मौजूद है। आपको पता है कि हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी हो या कोई और भी हो, वो दिहाड़ी लगाने से बाज नहीं आते। और इस वक्त भी सूरत हाल कुछ इसी तरह की है। बम्पर क्रॉप भी 40 लाख टन जो गंदम खरीदी थी पंजाब में, उसमें से अब तक 15 से 20 लाख टन जो गंदम जो है वो चक्कियों को और इनको फ्लोर मिलों को जा चुकी होनी चाहिए थी। लेकिन 4 से 5 मन गई, क्योंकि गंदम इतनी ज़्यादा महंगी है, वो नहीं लेता कोई भी, कोई ज़रूरी तो नहीं, पाबंदी तो नहीं है। वो फिर ये करते हैं कि रूस से जो गंदम आ रही है, हालांकि जब बम्पर क्रॉप है तो रूस से खरीदने की ज़रूरत क्या थी? 18 लाख टन उन्होंने कहा जी गंदम खरीदेंगे, धड़ाधड़ जहाज़ आ रहे हैं। और अब ये इनको नहीं इलम कि ये डॉलर बाहर जा रहे हैं, अब मुल्क को डॉलर की ज़रूरत है, एक्सपोर्ट को बढ़ाए जा रहे हैं, इंपोर्ट को, तो ये क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? ये कौन लोग हैं? इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। बम्पर क्रॉप आपको लगता है कि यहाँ तो वो बात गलत थी, बम्पर क्रॉप थी नहीं, और यहाँ ये कि किसी एक को फायदा पहुंचाने के लिए रशिया से जो है वो मंगवाई जा रही है? वो कदरे ठीक थी बात, क्योंकि इस वक्त भी अगर देखा जाए तो बम्पर क्रॉप थी तो मंगवा क्यों रहे हैं रशिया से? जो माफिया था, एक तो घरों के अंदर खाने के लिए लोग गंदम रख लेते हैं, स्टोर है, उनका हक है, राइट है कि उसके लिए उन्होंने हद मुकर्रर थी कि 25 मन से ज़्यादा आप नहीं रख सकते फी एक घराना। और उसमें ज़िम्मेदारों ने फिर वो अपनी स्टोर कर लिए महंगी गंदम बेचने के लिए। और उसके बाद ज़िम्मेदार तो पहले जो बेच चुका उसकी बात नहीं कर रहा है, जो ये माफिया बीच में रले हुए हैं कि लोगों से सस्ती चीज़ें लेते हैं, फिर उसको स्टोर कर लेते हैं, फिर आने वाले वक्त में थोड़ी थोड़ी करके निकाल के देते हैं। अभी भी मेरा ज़ाती ख्याल है कि बाज़ार के अंदर जो सारी कैलकुलेशन की जाए ना गंदम की, 2 करोड़ और ये कुछ 70 से 76 लाख टन गंदम हुई थी उस वक्त पिछले साल। उसमें से अब तक जो खाई गई गंदम जो इस्तेमाल होगी वो निकाल के अभी भी 70 से 80 लाख टन गंदम मौजूद है, जो कि जिसमें से 35 लाख टन के करीब जो है इस वक्त पंजाब हुकूमत के पास मौजूद है, 10 लाख टन से ज़ायद हो सकता है सिंध के पास मौजूद हो, इसी तरह पास्को के पास मौजूद है और बाकी लोगों के पास भी घरों में या इधर उधर रखी हुई है। तो ये इतनी ज़्यादा गंदम 80 लाख टन, पीछे सीजन रह गया 3 महीने का, 3 महीने गंदम आ जाएगी। अब 5 लाख टन हर महीने जो है गंदम हम कंज्यूम करते हैं पूरे मुल्क के अंदर। अगर 4 महीने का हिसाब लगे तो 20 से 25 लाख टन लग जाएगी, ज़्यादा 27 लाख टन लग जाएगी। बाकी इतनी गंदम जो है अगले साल के लिए वो कैरी फॉरवर्ड जब होगी तो आने वाले जो काश्तकार हैं वो कहाँ गंदम बेचेंगे? हुकूमत तो नहीं लेगी। पंजाब हुकूमत के पास ये जितना मर्जी टिल लगा ले, 15 लाख टन से ऊपर जो है इसके पास स्टॉक बचेगा। 5 लाख टन स्टॉक होता है कैरी करने के लिए, ताकि कोई मुश्किल वक्त हो तो उसमें वो काम आ सके। लेकिन जो 10 लाख टन इजाफी होगी या 15 लाख टन इजाफी हो जाएगी, 20 लाख अगर बचती है,
तो फिर बाकी जो जब नेक्स्ट टाइम खरीदेंगे काश्तकार तो उसको तो नहीं वो लेंगे, गंदम नहीं लेंगे, तो काश्तकार कहाँ बेचेगा? फिर वो माफिया के हाथों लुटने पे मजबूर हो जाएगा। फिर वो उसके ये उससे अगले साल वो गंदम ही नहीं लगाएगा। कब लगाएगा? क्योंकि भाई बिक नहीं रही, एक चीज़ बिकती नहीं है तो उसको लगाने की क्या ज़रूरत है? तो ये सारा जो है ये बड़े बड़े माफिया जगीरदार इन्होंने मिल मिला के रेट भी मुकर्रर करते वक्त अपना उसमें बीच में सिलसिला रखा, और उसके बाद ये जितनी सिविल ब्यूरोक्रेसी जो इजाज़त देती है इंपोर्ट करने की, ये इसमें मुलव्वस है, ऊपर भी वफाक में भी और सूबाई सतह पे भी मुलव्वस है। अगर गंदम पड़ी हुई है 40 लाख टन आपके पास पड़ी, तो बाहर से क्यों आने दे रहे हो यार? पंजाब के अंदर सबसे बड़ी आबादी है, 12 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, यहाँ पे खानी है, यहाँ पहले ही गंदम ज़्यादा है, तो फिर किसके लिए ये मंगवा रहे हैं आप बाहर से इतनी गंदम जो आ रही है? फिर क्या होगा? बाहर से लाभ वाला गंदम आ रही है जो वो 3000 रुपये वहाँ से खरीदी थी, 500 रुपये अखराजा डाले 3500, अब वो 3900 रुपये में उनको पड़ रही है, लेकिन वो ये रेट मुकर्रर जो कर दिया वो 4700 में दे रहे हैं। मामला उठा था कि हुकूमत जो है वो गंदम महंगी बेच रही है और फ्लोर मिल मालिकान जो है उन्होंने हुकूमत का बॉयकॉट किया, वो किसी और सोर्स से जो है वो गंदम खरीद के मार्केट में बेच रहे थे, और ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अगर हुकूमत से गंदम नहीं खरीदी जाती तो वो सारी की सारी जाया हो जाएगी, खराब जाया तो नहीं होगी, कहने से मुराद है कि वो उसकी वो अहमियत नहीं रहेगी, अहमियत भी नहीं रहेगी इस तरह। लेकिन फिर यहाँ पर ये सवाल तब भी उठता था और अब भी उठता है कि हुकूमत को इस कारोबार में डलने की जरूरत पढ़ने की क्या जरूरत है? मकसद कहने का वो 40 लाख टन गंदम अगर खुली मार्केट में आती तो यकीनी बात है गंदम सस्ती हो जाती। जो 3900 रुपये में फी मान थी वो मुझे पक्का यकीन है 3500 में मिलती, 3000 से ऊपर 3500 के दरमियान मिलती। उससे क्या होता? आटा सस्ता होता। वो वाली गंदम जो है वो फरोख्त कर रही है कौन? हुकूमत। हाँ, हुकूमत कर रही है ना। उसने अब तक किस रेट पर की कर रही है? उसी 4700 पे। मैं ये कह रहा हूँ कि अब तक उसका आधा स्टॉक निकल जाना चाहिए था, यानी 40 लाख। लेकिन 4700 में खरीदार कौन है? खरीदार वही जो मजबूर है। मतलब चक्की वाले क्या करते हैं कि एक बरामदी गंदम ले लेते हैं, जो दरामदी गंदम जो है उसका कोई 4400 रुपये 45 रुपये रेट है, वो 200 रुपये उनको सस्ती मिलती है, कुछ इधर से लेते हैं मिक्स करके उसको बना के आटा दे के तो अपना वो बीच में से प्रॉफिट कमा रहे हैं। कहने का मकसद ये कि सारे जितने लोग हैं हर एक के पास पैसे कमाने के लिए फार्मूला, लेकिन गरीब को सस्ता आटा देने के लिए कोई फार्मूला नहीं, ना हुकूमत के पास है ना किसी और के पास। वो चाहती है कि गरीब है तो जाए बाढ़ में। मुझे ये बताएं कि इतने पुल बना दिए, सारा कुछ कर दिया, धड़ाधड़ इफ्तिताह हो रहे हैं, फटियाँ लग रही हैं, ठीक है अल्लाह करे वो फटियाँ ज़्यादा लगा जाए, लेकिन मुझे ये बताएं गरीब के बच्चे जब भूखे मरेंगे तो उसका बाप जो है जाके वो देख पुत्र वो कितना अच्छा पुल बना हुआ, तो पेट भर जाएगा उससे उसका। और इसमें क्या होता है कि जराइम की वो बेचारा उसके बच्चों को जो जरूरत है वो सस्ते आटे की है, उस तरफ तवज्जो नहीं है। मुझे खुदारा जिस तरह मोहसिन नकवी साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के इंफ्रास्ट्रक्चर के वाले से, वो ज़रा बाजारों का भी रुख करें, वो लोगों का भी रुख करें, उनसे पूछे जाके उनके मसाइल। और फिर वो जो उनकी टीम है जिसका काम है सस्ते दामों आटा देना, बाकी चीज़ें देनी, वो उनसे करवाएं, लेकिन नहीं करवाते। उसकी वजह यह है कि अब वो उन्होंने खुद 4700 रुपये मुकर्रर कर दिए कीमत, तो उससे नीचे कौन लेगा, कौन देगा आटा? 4700 रुपये में जाए तो आटा तो आपका 250 2900 से कम नहीं बिकेगा। अगर ये उसमें सब्सिडाइज करते जैसे बादी में होता था तो ये आटा आपको 23-24 रुपये में मिलता। ये जो रशिया से गंदम खरीदी जा रही है और उसके बाद फिर महंगे दामों बेची जा रही है, ये क्या लॉजिक है कि आप सस्ती खरीद रहे हैं लेकिन अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे रहे? मैं वही तो बता रहा हूँ ना। एक जहाज जो है ना, बड़ा जहाज जो आता है, एक जहाज के पीछे 50 करोड़ के करीब प्रॉफिट कमाया जा रहा है। अब ये किन की जेबों में जा रहा है? किन की जेबों में जा रहा है? ये आप बताएं ना। इसकी इंक्वायरी कराएं। जो करता धरता है माफिया उसी की जेब में जा रहा है। साहब से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, मोहतरम से मैं अपील करता हूँ कि इसके पीछे कौन सा माफिया है उसका ज़रा पता लगाया जाए, उसकी इंक्वायरी कराई जाए। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब आसिम मुनीर साहब, हाफिज़ आसिम मुनीर साहब इतने अच्छे काम किए, उन्होंने स्मगलिंग रोकी, बाकी भी उन्होंने काम किया है चीज़ों को यानी इक़्तिसादी सूरत को बेहतर करने की तरफ रास्ते पे गामजन कर रहे हैं मुल्क को। तो ज़रा इस तरफ ही तवज्जो दें। जो गरीब है वो तो मरता जा रहा है, उसको आटा सस्ता नहीं मिल रहा, उसको चीनी सस्ती नहीं मिल रही, उसको दालें सस्ती नहीं मिल रही, उसको घी सस्ता नहीं मिल रहा। कोई चीज़ जो ज़िंदगी की ज़रूरत की है, जो इस्तेमाल किया है, कहीं बता दें कुछ सस्ती मिल रही हो। डॉलर ऊपर से नीचे आ गया, 300 से ऊपर डॉलर था, अब वो 285 पे है। अब मुझे नहीं लग रहा कि वो उस हिसाब से गंदम सस्ती हुई हो, उस हिसाब से आपका दालें सस्ती हुई, दालें दरामद करते हैं अब वो भी। अच्छा, इससे ये जो सिचुएशन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, आने वाले दिनों में एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि क्या खदशा है, इम्कानात क्या है, आटा अनफॉर्चुनेटली कितना मजीद महंगा हो सकता है? देखिए जी, उनके हाथ में है। अगर तो हुकूमत चाहेगी कि आवाम को रिलीफ मिलना है तो मोहसिन नकवी साहब के हाथ में ये फार्मूला है, वो इसके ऊपर कुछ करें।
और अगर नहीं वो चाहते तो ठीक है, फिर वो आवाम जो बेचारी है महंगा आटा खरीदेगी, और बेचारे जो दो वक्त की यानी कि रोटी पहले खदशा ही मुश्किल यही से है कि खाते आने हैं, वाले वो फिर दिनों एक में पे जो आ है जाएंगे, फिर आटा क्या मजीद करेंगे? महंगा मिल सकता है, ये एंड दिस हुक्मरानों इज के हाथ वेरी में है कि उन्होंने अनफॉर्चुनेट, रिलीफ देना कि नहीं क्योंकि देना। अवाम तक जो है वो किसी भी चीज़ के किसी भी अगर मतलब कोई आसानी आती है तो उसके समराट जो है वो अवाम तक नहीं पहुंचते, जो ऊपर कटता धरता बैठे हैं वो आपस में ही सारे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। बट थैंक यू सो मच अशरफ मेहताब साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अगर हम स्मॉग की सिचुएशन की बात करें तो स्मॉग जो है इस वक्त ऑब्वियसली बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इज स्टिल वेरी डेंजरस एंड अनहेल्दी। अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें सो इट्स 264 अप्रॉक्सीमेटली, और फ़ज़ाई आलूदगी वाला जो फैक्टर है वो अभी भी मौजूद है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली लोगों को नज़ला ज़ुकाम और गले की ख़राबी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। स्मॉग में मुख्तलिफ कौन कौन से अवामिल हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं, सब ने अपनी इख्तियात किस तरह से करनी है, फिर जो आर्टिफिशियल रेन फॉल की बात की जा रही है इसकी वजह से कितनी स्मॉग में कमी आ सकती है, इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अजमल रहीम साहब मौजूद हैं जो कि चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं, लेकिन आज हम अजमल साहब से स्मॉग पर भी बात करेंगे और शो के अगले हिस्से में हम एस्ट्रोलॉजी पर भी बात करेंगे क्योंकि दोनों इनकी स्पेशलिटीज़ हैं। सो हमारे साथ इस वक्त अजमल रहीम साहब मौजूद हैं जो कि रिटायर्ड चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं। अजमल साहब, थैंक यू सो मच। सो आज हमने आपसे दो मौज़ूआत जो हैं मुख्तलिफ वो डिस्कस करने हैं। पहले सेगमेंट में हम आपसे स्मॉग पर बात कर रहे होंगे। कौन कौन से अवामिल ऐसे हैं जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं स्मॉग के बढ़ने में, किन किन अवामिल का किरदार है? एक तो आपका शुक्रिया कि आपने बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक छेड़ा है, और इसको हम अपने मुल्क में एज ए पार्ट टाइम लेते हैं। जब सर पे पड़ जाती है तो उस वक्त हम इसको शुरू हो जाते हैं और फिर सो जाते हैं। लफ्ज़ स्मॉग है, स्मॉग का मतलब इसकी दो किस्में होती हैं, एक प्राइमरी स्मॉग और एक सेकेंडरी स्मॉग। प्राइमरी स्मॉग वो होती है जो सारा साल वायोलेशन हम करते हैं, जिसको हमें असल चेक करना चाहिए। और एक सेकेंडरी स्मॉग होती है जब सर्दी आती है, कंडेंसेशन से नाइट्रोजन परऑक्साइड और सल्फ़र ऑक्साइड मिलके एसिडिक रेन बना देते हैं। और इतनी ये डेंजरस होती है चीज़ कि ये कोविड से भी ज़्यादा डेंजरस। आपने नोट किया पाकिस्तान में कम से कम डेथ हुई कोविड से, लेकिन जब उसकी वजह ये स्मॉग ही थी कि हम इसे रोज़ ही इस तरह के जरासीम इनहेल करते हैं। जब ये एसिडिक रेन बन के नीचे आती है ना, तो ये चार चीज़ों को अफेक्ट करती है, एक ह्यूमन बीइंग, एक एनिमल्स, बर्ड्स, और इसके अलावा एनवायरनमेंट का जो ऑन द होल जो हमारा एटमॉस्फेयर है। इंसानों पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट ये इसलिए बनती है कि ये एक तो बीमारियाँ, गला खांसी, ये बीमारियाँ छोड़ दें। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स अकर इन दीज एरिया इन दीज डेज। आपकी डेथ होती हैं, फ्लाइट्स लेट होती हैं, आपकी इकॉनमी पे फ़र्क पड़ता है, आपका क्या कह लें टाइम ज़ाया होता है, ट्रेन आपका देखें बाहर के मुल्क में एक एक मिनट बड़ा होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा, ये इस पर सबसे ज़्यादा असर किस पे होता है? बच्चों पे, दूसरे नंबर पे बुज़ुर्गों पे, वो और तीसरे नंबर पे जो एक्सरसाइज करते हैं सुबह, ठीक है, उन लोग, ये लोग बुरी तरह इन्फेक्ट होते हैं। और इन पे अस्थमा, और जिनको अस्थमा है तो अच्छा, ये स्मॉग की वजह से अगर हम, ऑब्वियसली आपने कहा ह्यूमन बींग्स इफेक्ट होते हैं, किस किस अंदाज में ह्यूमन बींग्स जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं? क्या क्या बीमारियां जो हैं वो स्मॉग की वजह से जन्म लेती हैं? सबसे पहले तो इरिटेशन शुरू हो जाती है, आँखों में आपके जलन शुरू हो जाती है। उसके बाद आपका पल्मोनरी जो ये चेस्ट का जो वो अफेक्ट होता है। सबसे पहले तो इनहेल करना है ना आपने, इनहेल करके आपकी सबसे पहले तो आपकी चेस्ट इफेक्ट होगी। उसके बाद आपकी खांसी शुरू हो जाएगी, नज़ला ज़ुकाम शुरू हो जाएगा, फिर आपका ऐसे लगेगा जैसे आपका चेस्ट चोक हो गई है, आपको बलगम निकलेगी। उसके अलावा फिर आपका गला बंद हो जाएगा। और इतना अफेक्ट अगर दिन में आप 100 सिगरेटें पीते हैं ना, उतना इफेक्ट नहीं होता जितना आप आधा घंटा बाहर इनहेल कर लेते हैं। यानी कि इस मौसम में या स्मॉग के सीजन में ज़्यादा इंडोर ही रहने की इंडोर ज़रूरत रनिंग। है। तीसरा अर्ली बर्थ, और बच्चे जो प्रेगनेंसी में माँ के पेट में भी होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट वो हो रहे होते हैं। उनका कोई ना कोई सर बड़ा होगा, होंठ कटा होगा, या उनके लंग्स का प्रॉब्लम आया होगा। तो अगर आप हॉस्पिटल जाके अगर आप जायज़ा लें
तो सबसे ज़्यादा डिफेक्टेड बर्थ इन 3 महीनों में होती है, ठीक है, वो होती है। उसके अलावा आपका कह लें कि यानी अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसकी मेन वजह क्या है स्मॉग की। 3 वजह है, ठीक है, एक नेचुरल, एक सोशल, एक एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है। नेचुरल ये आ गया आपके, वो लाइन स्लाइड आती है, सारे स्टोन्स हवा में वो जो फ्यूम जाते हैं, फॉरेस्ट फायर्स बहुत रोल प्ले करती हैं इसको पोल्यूशन में। फिर उसके अलावा जलजला आ गया, ज़मीन नरम हो गई, हवा में वो सारे पार्टिकल चले, ये तो नेचुरल है। यहाँ हमारे जब गर्मी बहुत आती है तो एडहेसिव जितने फ्यूम्स उठ उठ के बाहर जा रहे होते हैं। लेकिन जो हमारी गलतियाँ हैं वो सोशल आस्पेक्ट है और एक टेक्निकल। सोशल में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, सारा साल गाड़ियों के धुएं, वो एक महकमा है जो फिटनेस सर्टिफिकेट देता है, वो सो रहा है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट सो रहा है, ठीक है, सारा साल सोते हैं, बिल्कुल कोई काम नहीं करते। उसके अलावा आपके गली मोहल्लों में वायोलेशन हो रही है गैस भरने में, ड्राई क्लीन्स की मशीनें लगी हुई हैं, वो बन रहे, प्लास्टिक के बन रहे हैं, वो फ्यूम सारे जा रहे हैं। अच्छा, फिर वोलाटाइल जो पेंट्स है, बाहर के मुल्क में लो वोलाटाइल पेंट इस्तेमाल होता है, हमारे पाकिस्तान में, हाँ, पाकिस्तान में रुथलेसली आम घरों में पेंट बन रहे होते हैं, वो इस्तेमाल, और उसकी जब गर्मी पड़ती है वो सारा ऊपर जाता है। ठीक है। इसके अलावा जब हम कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे होते हैं, पूरा लाहौर कहीं देखें तो उस पर पानी नहीं छिड़कते, वो वायोलेशन। फिर अभी आपका जो मैं बाहर बैठा देख रहा था, थ्रैशिंग हो रही थी गंदम की, वो इतनी लेकिन ये रूथलेसली कहा होती जाता है है। कि क्योंकि भारत में गंदम जलाई जाती है, गंदम कह रही हूँ, फसलों की बाकियात जलाई जाती मैं हैं। उसी तरफ आ रहा हूँ। हाँ। थ्रैशिंग में जितने आप जाए ना मोटरवे पे, वो नजर आना बंद हो जाता है जब थ्रैशिंग हो रही होती है। उसके बाद पेस्टिसाइड रूथलेसली इस्तेमाल होते हैं, वो भी ऊपर जाते हैं। अब दिन में आप, अच्छा, फिर ट्रैफिक बंद, सारा धुआं, ठीक है, और आप जाके देखें कैंट के एरिया में ट्रैफिक क्यों नहीं बंद होती। फिर इंक्रोचमेंट्स जितनी है जो असल काज ऑफ बनती है, हमारे उधर एरिया में वो क्या कहते हैं, 1000 रुपये रोज़ का लेते हैं, सारा कारोबार सड़क के ऊपर है, ठीक है। इसके अलावा बर्निंग, पत्तों को जला दिया, वो मालियों के लिए आसान काम है, पत्तों को आग लगा दी, कूड़े को आग कूड़े को आग लगाना, तो लगा अब दी, इससे काफी कम ठीक हो है। गया, लेकिन अभी भी हमारी जलाई जाती है। पंजाब गवर्नमेंट सोसाइटी फेज़ 2 है, फेज़ 1 है वाबडा टाउन के पास। मैंने 30 साल पहले पेशावर से ला के सिट्रोडोरा के दरख्त लगाए थे, और वो एंटी डेंगिंग थे, एंटी डेंगी, ठीक है। वो मना भी किया उनको, वो नहीं आई तो उन्होंने 600 दरख्त सिट्रोडोरा के कटवा दिए। इस वक्त सबसे ज़्यादा अफेक्टेड डेंगी एरिया वो सोसाइटी है। आपने ये वजूहात तो बता दिए, क्योंकि वक्त की किल्लत है। मैं आपसे अब ये भी जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि आर्टिफिशियल रेन जिसकी बात कर रही है हुकूमत इस वक्त, इस रेन की वजह से, आर्टिफिशियल रेन की वजह से कितनी कमी जो है वो स्मॉग या फ़ज़ाई आलूदगी में लाई जा सकती है? जब तक हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, 3 किस्म के मेजर्स, एक प्रोटेक्टिव मेजर्स, एक परमानेंट मेजर्स, और एक आपका बनता है कह लें कि परमानेंट, प्रोटेक्टिव और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। मैं ये एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को जगाना होगा, एक्ट बनाना होगा, कोऑर्डिनेशन आपस में करनी होगी महकमों की, और उसके बाद ये सारा साल इसको जागना पड़ेगा, इसको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। और इसका आखिर पे एक ही हल है परमानेंट, मैक्सिमम प्लांटेशन, मैक्सिमम प्लांटेशन। आपका वो चाइनीज़ मॉडल है कि घरों की खिड़कियों में गमले पड़े होने चाहिए, बेलें चढ़ी होने चाहिए, और आपकी कोई दीवार नंगी नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म मेजर्स हुकूमती सतह पर या इंडिविजुअल कैपेसिटी में रहते हुए, एक तो आपने कहा कि मैक्सिमम प्लांटेशन, मजीद क्या क्या लिए जा सकते हैं जिसकी वजह से स्मॉग में वाज़ेह तौर पर कमी आ सकती है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, और जागना होगा पूरा साल। ये 2 महीने में जब शुरू आपको क्या लगता है सिर्फ मैक्सिमम प्लांटेशन यही इसका वाहिद हल है? और सोशल कंट्रोल जो मैंने अभी बताया, हाँ जी, कि वो इम्प्लीमेंटेशन जो फिटनेस सर्टिफिकेट्स जो हैं वो मुख्तलिफ व्हीकल्स को दिए जाएं, और वो ये जो गली मोहल्लों में खुले हुए हैं गैसेस जो जा रही हैं, आग लगा रहे हैं, इन पर स्ट्रिक्टली जो है वो अमल करने की बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन की यहाँ पर बात है। इंडिविजुअल कैपेसिटी में रहते हुए हम सबको अपनी इख्तियार किस तरह से देखें। आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो लाइटें आपकी कमरे की बंद नहीं करते, वो हल्की हल्की, वो भी आपने पेंट घर में किया हुआ, उन लाइटों की गर्मी की वजह से वो सारी वायोलेशन ऊपर हो रही होती है।
फिर आप पेट्रोल दोपहर के वक्त गर्मियों में डलाते हैं, वो गैस निकालता है, वो सारी गैस बाहर निकलती है, शाम को पेट्रोल डालें। फिर कोशिश करें कि आप गाड़ियां कम कम इस्तेमाल करें। आपने एक बच्चा होता है छोटा सा जिसको छोड़ने के लिए पूरा लाहौर क्रॉस करके वो आता है और फिर वापस जाता है। फिर आप छोटे छोटे काम बार बार गाड़ी से निकल के, अब साइकिल का हमारे जब छोड़ होते थे तो हम स्कूल साइकिल पे जाया करते थे। अब आप बच्चों को आप साइकिल पे भेज ही नहीं सकते क्योंकि ट्रैफिक की वायलेशन इतनी कंट्रोल ही नहीं है। तो इनफरादी तौर पर सर हमने अपनी हिफाजत कैसे करनी है? एक तो मास्क का लाजमी मास्क का तौर पर इस्तेमाल इस्तेमाल, बहुत ज़रूरी, मास्क का इस्तेमाल, और कोशिश करें मिनिमम आपका एक्सपोजर हो सुबह के वक्त। बिल्कुल ठीक खास हो गया। और ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर ही रहें, और अगर ज़रूरत पड़ जाती है बाहर जाने की तो उसके लिए मास्क का इस्तेमाल ये और फिर एक वाहिद इमीडिएट डॉक्टर प्रिवेंशन के है। पास जाएं, क्योंकि हम उस वक्त डॉक्टर के पास जाते हैं जब हालात, जब पानी सर से गुजर वो जाता है। कहते हैं मुख्तारिया गल वध गई है तो वो होती है। बिल्कुल ठीक हो गया। सो इसके लिए आप सब ने अपनी इख्तियात खुद करनी है। इस सेगमेंट के लिए आपका शुक्रिया। अगले सेगमेंट में ऑब्वियसली हमारे साथ एस्ट्रोलॉजी के लिए अजमल साहब भी मौजूद होंगे। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आप सबका आज का दिन कैसा गुजरेगा ये बताने के लिए हमारे साथ वंस अगेन अजमल रहीम साहब ही शो में मौजूद हैं, और आप सब भी शो में लाइव कॉल करके अपने मुस्तकबिल का हाल जान सकते हैं। आपके आने वाला दिन, आप आने वाले महीने, आने वाला साल जो है वो कैसा गुजरेगा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन वेलकम टू गुड मॉर्निंग लाहौर। सबसे पहले हम एरीज से स्टार्ट करें सर। एरीज से चलें, कैसा? कैप्रिकॉन से भी कर सकते हैं आप। चलें आप कैप्रिकॉन से, आज हम कैप्रिकॉन से चले करते हैं। कैप्रिकॉन का आज का दिन थोड़ा सा उदासी वाला होगा। आज का 2 बजे तक थोड़ा सा आप ढीले ढीले रहेंगे, लेकिन उसके बाद बेहतर होना शुरू होगा। और फिर 12 और 13 अगले 2 दिन आप बहुत खर्च करेंगे, पैसे आपके बहुत लगेंगे, आप शॉपिंग करेंगे और शॉपिंग पे पैसा ज़ाया करेंगे। और थर्सडे फ्राइडे आप अपनी ज़ात को देखेंगे और अपनी ज़ात के मसले मसाइल सीधा करेंगे। वीकेंड आपका बहुत अच्छा होगा। वीकेंड अपने पैसों की रिकवरी कर लेंगे, आप जो खर्च किए होंगे कहीं ना कहीं से पैसे आ जाएंगे। इस बाद एक्वेरियस को ले लेते हैं। एक्वेरियस के लोगों का इस आज के दिन कोई ना कोई अच्छी खबर मिलनी चाहिए, स्टेटस उनका बढ़ना चाहिए, कोई प्रमोशन की, कोई बिज़नेस में अपलिफ्ट होनी चाहिए, कोई ना कोई बेहतरी आएगी। और फिर अगले 2 दिनों में कोई उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, कोई फ़ॉरेन ट्रैवलिंग की तरफ भी बन जाएगा, या कोई बड़ों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ मुलाकातें होंगी, यहाँ अगर शादी नहीं हुई तो शादी तय हो जाएगी। और थर्सडे फ्राइडे जो होगा वो ये अपने अखराजात पे ज़्यादा ज़ोर रहेगा। और वीकेंड में अपने ये फेशियल वगैरह, अपनी ज़ात, बाल कटवाना, ये कामों पे सेल्फ केयर करेंगे, ग्रूमिंग पर तवज्जो देंगे। बिल्कुल ठीक है। एक्वेरियस हो गया। अब हम आ जाते हैं पाइसेस पर। आप सब भी शो में लाइव कॉल करके अजमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अपने मुस्तकबिल का हाल जान सकते हैं। अच्छा जी, पाइसेस का स्टार्ट ही आज यानी कि 11th है, तो ये लोग बड़े संजीदगी के साथ आबादात की तरफ, लोगों की मदद करने की तरफ, और ये ज़रा रूहानी तौर पे चार्ज होंगे और थोड़ी सी स्प्लिट पर्सनालिटी का भी शिकार होंगे कि मैंने आज फ़लाँ काम करना है, किसी की मदद करनी है, साथ उसको अपना भी काम पड़ जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा उनको दिक्कत आएगी। ओवरऑल ये बहुत संजीदगी से अपना हफ्ता स्टार्ट करेंगे। और अपना 12th और 13 इनकी कोई प्रमोशन, इनकी कोई एलिवेशन, कोई बिज़नेस में कोई अच्छी डील हो जाएगी, या कोई ट्रेड में इनको फ़ायदा हो जाएगा और कद काठ में इजाफा होगा। और 14 और 15 दिसंबर ये अपने ये बुज़ुर्गों के साथ मुलाकातें, कोई इलेक्शन की तैयारी, ये इलेक्शन की तैयारी बड़ी करेंगे। अगर कोई इलेक्शन में खड़ा हो रहा है ना तो ज़्यादा टाइम उस पर गुजारेंगे, और यहाँ अपनी स्पाउस के साथ मशवरे करते रहेंगे। अच्छा, मशवरे करते रहेंगे, अमल भी करेंगे या नहीं? हाँ, नहीं अमल करेंगे, उसके बगैर ये इनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। और अभी हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, मोहम्मद रेहान। अस्सलाम वालेकुम रेहान, क्या सवाल है आपका? कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। चलें दोबारा एक दफ़ा से आप ट्राई कर लीजिएगा। एरीज पर अब हम आते हैं। एरीज का आज का दिन और बाकी दिन कैसे गुजरने वाले? एरीज का थोड़ा सा स्टार्ट ढीला ढीला होगा, थोड़ा वो ग्लूमी होंगे, पीविश होंगे और थोड़ा सेंसिटिव होंगे, बट दे विल ओवरकम।
अच्छा और ठीक है। फिर 12 और 13 ये लोग जब ये ग्लूमी ज़्यादा होंगे, यार मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा ये नहीं चल रहा, क्यों ना मैं चैरिटी करूं, कुछ सदकात करूं, हाँ अबादात में जाएं, ये नमाज के साथ एक्स्ट्रा नवाफल भी पढ़ेंगे, कोई तस्बीह पकड़ के वो पकड़ के अपना इबादत में ज़्यादा जाएंगे, किसी की मदद करेंगे। फिर अगर अगर कुछ एरीज बाहर को अप्लाई करेंगे कि बाहर का दाखिला हो जाए, कई सफ़र करते हुए बाहर पढ़ाई के लिए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। एक लाइव कॉलर मौजूद है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं, फिर यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंसर। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अंसर अली मुजफ्फराबाद से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अंसर अली है। मेरी तारीख पैदाइश 25 दिसंबर 1973 है। 1976, 25 दिसंबर 1973, 73 73, ठीक है ठीक है। क्या जानना चाहें? पर 25 25 दिसंबर 1973, 73। बस कोई तबीयत नासाज रहती है, बस कोई ठीक नहीं रहती है, कोई बस कभी के डिप्रेशन इस तरह की चीज़ें होती रहती है। अच्छा देखें, आपका जो ना ये महीना थोड़ा सा आपका टफ था। 23 दिसंबर के बाद आपका वो ट्राइन वो आई हुई है और सन ने जाके आपके दिमाग को एक्टिवेट कर देना है, तो सुकून आ जाएगा ज़िंदगी में। आप ये जो डिप्रेशन है ना, दूध का सदका किया करें। जब भी कभी डिप्रेस जाएं तो अपने जो असल काम है उसमें मसरूफ़ हो जाए। जब मूड नेगेटिव होता है, डिप्रेशन आता है, तो बंदे की क्रिएटिवनेस बहुत काम करती है और फिर वो अपने क्रिएटिव काम में मसरूफ़ कर ले, बजाय कमरे में बंद करके रोना धोना शुरू कर दे। उसका देखिए, नेगेटिव चीज़ को जब अपनी पावर बनाएं तो आप दुगना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये अपने आप मसरूफ़ करें अपने क्या कब मसरूफ करें अपने आप को और चीजें बेहतर हो जाएंगी। रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं, हंस के भी वक्त गुजरना है, रो के भी वक्त गुजरना है। तो सेहत के लिए वॉक करें अपनी शाम को। हमारे तो और जब आप walk डिप्रेस हो तो तब आप दूध का सदका जो है वो दे दिया करें। शुक्रिया आंसर आपकी कॉल का। आप क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे। हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ पे ये सैर का, अपनी हेल्थ का, देखें चलते फिरते रहेंगे तो आप ठीक रहेंगे। अक्सर हम लोग बैठ जाते हैं, आपने देखा रिटायरमेंट के बाद वो लोग जो घर में दबक के बैठ जाते हैं, बाहर नहीं निकलते, और मस्जिद में भी जाके वो कुर्सी पे जाके बैठना शुरू कर देते हैं, तो वो समझ लें कि वो बहुत जल्द बूढ़े हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। एक और लाइव कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आफिया। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम मुझे मेरा स्टार ना एरीज है और हमें ना बहुत ज़्यादा टेंशन है सिस्टर की तरफ से। आपका स्टार एरीज है और टेंशन सिस्टर की तरफ से है, तो सिस्टर के बारे में बताएं ना। नहीं, सिस्टर का क्या स्टार है? सिस्टर का स्टार उसके अक्टूबर का महीने में उसकी मतलब डेट ऑफ अच्छा देखें, आपसे पहली तो गुजारिश है अपने टीवी का वॉल्यूम आहिस्ता कर दें, वरना मजबूरन हमें आपकी कॉल काटनी पड़ जाएगी। अच्छा जी, अब आप बताएं कि बहन की डेट ऑफ बर्थ क्या है और फिर आपको अजमल साहब उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। 10 सितंबर की है। 10 सितंबर की है। अच्छा देखें, मेरी बात सुने, आपके तो सन के ऊपर राहु हुआ है, तो आप तो पूरा साल ही टेंशन एंजाइटी में, अननेसेसरी झगड़ा करना, ब्लड प्रेशर शूट कर जाना। इनको पहले खुद अपना ख्याल करना चाहिए। वो जो सिस्टर वाला मसला तो हल हो जाएगा सितंबर से पहले पहले, बट इनका अपना प्रॉब्लम ये आजकल बहुत ज़्यादा डीप टेंशन में और लड़ाई झगड़ा भी करें। अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल नहीं मैच डालना, नंबर 1। नंबर 2, आपने अपने बड़े बेटे के साथ उलझना नहीं, उसकी सेहत का ख्याल रखिएगा। अपने आप को ठीक कर लें, बहन का कोई मसला नहीं, वो ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें जी, एरीज पर हम थे, उसको कंटिन्यू करते एरीज़ का मैं बता रहा था कि एरीज़ के जो होगा ना वीकेंड जो आएगा ना, ये इनका बहुत अच्छा होगा। ये किसी शादी ब्याह पे जाएंगे, पहले तो 3-4 दिन ये रहेंगे इस तरह, लेकिन जब ये जाएंगे वीकेंड पे शादी ब्याह मंगनी पे, तो यहाँ पे इनको बड़ी मौज मस्ती होगी, डांस करेंगे। वीकेंड पे शादी पे जा रहे हैं, वीकेंड अच्छा वीकेंड गुजरेगा। इनका सारा अच्छा है। बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे साथ एक और लाइव कॉलर अली इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 मई। 10th में साल बनता जी, पूरी बताएं, पूरी बताया करें डेट ऑफ 10 बर्थ। मई 1977। 10th में 1977। अच्छा देखें जी, आपने अपने हिस्से की पी काट ली हुई है। पिछले 2 साल आपके बहुत टफ थे, 1.5 साल आप टेंशन एंजाइटी में रहे, प्रॉब्लम में रहे, बट इट्स नो गुड टाइम स्टार्टेड फ्रॉम जुलाई, और अब आपको यहाँ पे फ़ायदे मिलते रहेंगे। अब आपका, क्योंकि मैं जर्नली देख के बता रहा हूँ, तो
तो अगर आपका कोई प्रॉब्लम चाह रहा है तो फिर कोई अपना प्रॉपर देख लीजिएगा, अदरवाइज़ आगे आपको बहुत ही अच्छा टाइम मिलने जा रहा है और मई के महीने में तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। मई, जून, जुलाई, सिर्फ आपने एहतियात बरतनी है मार्च और अप्रैल का महीना। बिल्कुल ठीक हो गया। टॉरस पर अब हम आ जाते हैं। शुक्रिया अली आपकी तो कॉल इन्हीं का। का भी टॉरस का मैंने बता दिया है कि ये मौजें सब कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। टॉरस का तो मियाँ बीवी के अंदर रोमांस होगा, बहुत ठीक ठाक सैर सपाटे करेंगे, आपस में डेट मारेंगे ये मियाँ अच्छा, बीवी, ठीक ठीक है, क्योंकि सातवां घर स्पाउस का होता है। तो मियाँ बीवी की डेट और मियाँ बीवी में एक अहम एंगी होगी। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन नहीं दिखाना। अपने आप ख़ास तौर पे मेल जो टॉरियन है वो तंज नहीं करना अपने वाइफ को। और फिर आठवें में जब ये फिर आगे दरमियान में आपने कोई कर्ज़ा उतारने में कामयाब हो जाएंगे, कोई ना कोई बेहतरी आ जाएगी, कोई आपको फ़ायदा मिल जाएगा, कोई रुका हुआ काम ठीक कर लेंगे। 14 एंड 15 दिसंबर को आप किसी श्राइन पे जाएंगे, लोगों की मदद करेंगे, बहुत ही दयालु किस्म के होंगे, अपनी एजुकेशन की तरफ तवज्जो देंगे और लोगों की मदद करके चार्ज। और अब हमारे वीकेंड साथ सर, सॉरी टू इंटरफेयर, लेकिन हमारे साथ एक और लाइव कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, वालेकुम सलाम। आप क्या पूछना चाहेंगे? डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26/9/1977। 26/9 आप लिब्रा हैं? जी लिब्रा। 1977। 77। अच्छा देखें, आजकल आपके राहु के आपके केतु जो है ना वो आपके असेंडेंट में है और राहु आपके 7वें घर में। एक तो आप ज़रूर से ज़्यादा आप काम का बोझ आपके ऊपर है, टेंशन, एंजाइटी। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में प्रॉब्लम है। अगर आपका डोमेस्टिक इशू है तो मियाँ बीवी और पेरेंट्स के दरमियान भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से आप टेंशन में हैं। नंबर 3 आपका हेल्थ इशू है, आपका मैदा, कमर दर्द और ENT के प्रॉब्लम और सर दर्द ये तंग कर रहे होंगे। तो इसको आप फिर किसी कंसल्टेंसी लें, किसी इंडिविजुअल, तो उस पर आपका, क्योंकि अक्टूबर तक ये आपका, सॉरी अक्टूबर कह रहा हूँ, 26 मई तक आपका यही चलेगा। 26 मई के बाद आप एकदम सुकून में आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं जेमिनी पर। जेमिनी का अच्छा है, ये काम करते, ये हर वक्त काम में मसरूफ़ रहेंगे। स्टार्ट इनका बड़ा अच्छा होगा, फिर अगले दिन ये अपने स्पाउस के साथ गप्पे शप्पे, ये बड़े अरसे बाद अपने स्पाउस के साथ थोड़ी सी गपशप लगाएंगे, ये करेंगे ये। तो ये क्योंकि थोड़े से सरियल मजाज होते हैं, क्रीदते बहुत हैं, डेप्थ में बहुत जाते हैं। अच्छा। ये जेमिनी ख़ास तौर पे ख़वातीन जो है ना, ये अपने आप को ना टेंस कर लेती हैं, ज़रूर से ज़्यादा सोच। जब बंदा पढ़ा लिखा ज़्यादा होता है ना तो वो उतना ही सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव होता है। और जेमिनी का फिर जो 14 एंड 15 ये अपने प्रॉपर्टी, अपने मामलात को और अपनी जॉब को और अपने कोई ना कोई रुके हुए कामों में निकालने की काम करेंगे और इनके स्पाउस की तरफ से कोई ना कोई पैसे आएंगे इनको। और वीकेंड तो इनका बहुत ही किसी कहते हैं बादात में गुजरेगा, शुक्राने के नफल पढ़ेंगे, लोगों की मदद करेंगे और मे बी ये सैर सपाटे पे भी बिल्कुल ठीक हो गया। अभी हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी डेट ऑफ बर्थ और क्या सवाल है आपका? आपसे ये भी गुजारिश है कि अपने टीवी का वॉल्यूम आहिस्ता कर दें। जी 21/1/1958। 21/1/1958। ठीक है, 1958। 58 है। तो आप इस वक्त 65 ईयर्स ओल्ड हैं। आपके तो प्रॉब्लम थे वो ओवर हो चुके हैं, क्वेरियन काफ़ी अपना पीक हार्डली हुई है। अब आप सिंपल वैसे भी आफ्टर शॉक्स चल रहे होते हैं, आफ्टर ऑल इफेक्ट्स, तो आप अपना काम में मसरूफ़ हों, वॉक शॉक करें। और आप क्वेरियन जो होते हैं ना, ये पढ़े लिखे लोग होते हैं और फारग नहीं बैठ सकते, तो अपने आप को मसरूफ़ करें। जो आगे फरवरी के महीने में और जनवरी के महीने में आपको बहुत बूस्ट मिल जाएगा। और मार्च अप्रैल यू शुड बी केयरफुल, यहाँ पे आपके एक्सपेंडिचर आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, फिर मई में जाके आगे रिकूप करेंगे। बिल्कुल ठीक है। एक और लाइव कॉलर मौजूद है, आसिया। अस्सलाम वालेकुम। जी आसिया, आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है? अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो क्विकली बताइएगा। जी मैं आपको बता रही हूँ। 15 ठहरें, एक मिनट, मुझे नजर नहीं आ रहा। 15/7, 15/8, ठहरें, 15
एट महीना बोल दें। 1950। महीना बोलते हैं, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? दीदी मैं बता रही हूँ आपको, मैं बताती हूँ आपको। डेट ऑफ बर्थ ही नहीं आपकी? आठ पेपर हल कर रही हैं। 15/8/1969। 15/8/1969। लियो हैं आप? जी जी लियो हैं आप ना? जी जी लियो लियो। हाँ, तो आजकल शादी ब्याहों के खर्चे आपके ऊपर चढ़े होंगे इसलिए परेशान है। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ थोड़ा सा लो कीपर है, क्योंकि लियो ख़वातीन का प्रॉब्लम हस्बैंड के साथ बहुत होता है और इन लॉज के साथ। ये अपने आप को चेंज नहीं कर पाती, ईगो बहुत होती है और थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, तो ये एडजस्ट इनको हस्बैंड की, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान में, जो इंडिया में हस्बैंड डोमिनेंट सोसाइटी है और इसमें लियो ख़वातीन फिट इन नहीं आती। तो ये अक्सर आपने देखा होगा कि इनकी अज़वाजी लाइफ टफ़ होती है। अगर आपकी अज़वाजी लाइफ टफ़ है तो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। ये अब जो टाइम है, अब जनवरी फरवरी, इसमें आपके हालात बेहतर होने चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। एक और लाइव कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम साइमा। साइमा, मेरा नाम साइमा है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 1978 है। 1978 डेट ऑफ बर्थ बताए ना, ये तो डेट ईयर ऑफ बर्थ है। दिसंबर 1978। 13 दिसंबर 1978। 13 आप सेजिटेरियन है ना? हाँ जी। अच्छा, देखें जो 78 79 के बच्चे बच्चियाँ ना, ये इनकी जो होती ना वो अज़वाजी लाइफ, वो जो उस वक्त सैटर्न की पोजीशन थी, वो इनकी अज़वाजी लाइफ अफेक्टेड होती है 78 79 ये लोग। बट अब इनका कौन सा महीना बताया इन्होंने? हाँ, तो ये अभी ये जो करंट महीना जा रहा है, ये आप यू मस्ट बी इन प्रॉब्लम या टेंशन में, या कोई फेस कर रही हैं, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई तो जिससे आपका ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम, या आप हाइपर हुई हैं, या आप ओवरवर्कड हुई हैं, दबी हुई हैं, तो ये सिर्फ 23 दिसंबर तक इस तरह चलेगा। उसके बाद ये आप बिल्कुल नॉर्मल होती जाएंगी, मामला सीधे होते जाएंगे। आपको बस एक बड़ा अच्छा सदका बता देता हूँ कि इतवार वाले दिन या किसी दिन भी आप किसी को खाना खिला, रोटियां 2 बांट दीजिएगा, आपके अंदर जो आपके प्रेशर है वो अल्लाह ताला दूर कर देंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, कैंसर पर हम आ जाते हैं, क्विकली बताइएगा, वक्त बड़ा कम है हमारे कैंसर का आप बच्चों के साथ बाहर जाते जाते कोई रिक्रिएशन का प्रोग्राम रुक जाएगा, जिससे बच्चे इनसे बड़े खफा होंगे, ये खुद भी थोड़े से खफा और परेशान होंगे कि हमने रिक्रिएशन पे जाना था और फिर हम जा नहीं सके। और फिर एजुकेशन, जिनकी हायर एजुकेशन के लोग हैं, वो भी थोड़े से अपने बॉस के साथ इरिटेट रहेंगे। लेकिन एज एंड व्हेन ये 12 और 13, तो ये इन पे काम का बोझ बहुत होगा। ये बहुत संजीदगी से अपने वर्क प्लेस पे रहेंगे और बड़े सीरियस होकर काम करेंगे। अच्छा, हमारे साथ एक और लाइव कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अयान। अस्सलाम वालेकुम, मैं अयान बात कर रहा हूँ लाहौर से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 जनवरी 2010। मैंने ये पूछना था कि मेरा ये महीना कैसा गुजरेगा और मेरा कैसा रिजल्ट आएगा एग्जाम्स में। देखें, और अपना क्या नाम बताया इसने? अयान। अयान, बात सुनो बेटा, जब तुम पैदा हुए थे ना, उस वक्त घर में बड़ी खुशहाली थी। आप वो बच्चा हो जो कहते हैं ना, साढ़े घर कुड़ी पैदा हुई सी, साढ़े घर अल्लाह लहर बहर हो गई थी। लहर बहर हो गई थी। तो आप वो बच्चे हो, जब आप पैदा हुए तो अल्लाह ने बहुत नवाजा और बड़ा अच्छा हॉरोस्कोप लेके पैदा हुए हो। और आपका जनवरी का महीना अच्छा, अगर तो रिजल्ट जनवरी में आता है तो बहुत अच्छा आएगा। आजकल आपके कोई पेपर हो रहे हैं तो बहुत मसरूफ़ होंगे, प्रेशर में होंगे, बट किसी किस्म की नेगेटिविटी नहीं है। एंजॉय करो, खुल के खेलो। हाँ, अलबत्ता 26 मई के बाद आप थोड़ा सा प्रेशर में आएंगे। 26 मई के बाद, बिल्कुल ठीक हो गया। लियो पर अब हम आ जाते हैं, क्विकली बताइएगा। अच्छा, लियो ठीक है, मौजें कर रहे हैं। लियो अपने घर के काम देखेंगे, अपने वालदा के साथ उनकी कोई काम बताए होंगे, उनको करेंगे। घर की रेनोवेशन की तरफ तवज्जो देगी। कोई ना कोई अपने कारोबार में मामले में संजीदा होंगे, कुछ ना कुछ बेहतरी कर लेंगे। और फिर ये अगले 2 दिन ये बच्चों के साथ रिक्रिएशन करते, बच्चों के साथ शाम को पार्क में जाके बच्चों के साथ खेलते हुए, या स्कूल की मीटिंग में जाएंगे, पेरेंट्स मीटिंग में बच्चों के बारे में अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेगी। और अपनी एजुकेशन में अगर कोई पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन में इनको बूस्ट मिलेगा, कुछ सडन गेन भी होगा, कोई पैसे आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक। एक और लाइव कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मिसेस इमरान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है आपका? अपने बारे में पूछना था। 29 मई 1972। 29 मई 1972। जी, ये जेमिनी ही है।
जमुना है। ठीक है जमुना, ये काम का बोझ बड़ा हुआ है, आप पे प्रेशर है, और खुदा के लिए मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा, हस्बैंड को छोड़ के जो मर्ज़ी करें, हस्बैंड के साथ आपने बहुत ही कंप्रोमाइजिंग करेंगे। ख़ास तौर पे जून का महीना जो सालगिरह का महीना है, उसमें आप अपने हस्बैंड के साथ कोई ना कोई मैच डाल लेंगी, कोई प्रॉब्लम, और खुदा ना करे कोई मामला बढ़े तो हेडक्वार्टर नहीं छोड़ना, बाकी कोई घर नहीं छोड़ना, नहीं है, घर नहीं छोड़ना है, कुछ नथिंग नहीं। ये योर सेल्फ क्रिएटेड, आपने ऊपर जो सवार किया हुआ है ना, स्पेकुलेट कर लेना, उसने ऐसे किया होगा, उसने ये करता है, उसने ज़रूर अपने, इसकी वालदा ने ये किया होगा, ये पैसे कहीं और खर्च करके आ गए। तो ये जो जैमना ही इनको वहमों में नहीं डलना। हाँ, तो अपने आप को ना जितना नॉर्मल रख सकती हैं जैमना ये वाले लोग, उतना ही आप अपनी ज़िंदगी को आसान कर लेंगे, और जितना आप ज़्यादा सोचेंगे उतनी अपने आप को ज़हनी अज़ियत में रखेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अब ज़रा क्विकली आ जाते हैं लिब्रा विर्गो पर। विर्गो में हमारे पास वक्त बहुत कम है सर, एक एक लाइन में पूरा हफ्ता बहुत अच्छा है, बस ठीक है, अच्छा बुराई बताएं। हाँ। विर्गो के साथ साथ अब लिब्रा का बताएं। लिब्रा का ये काम का बोझ इन पे होगा, ये मिला जुला होगा, फ़ायदे भी उठाएंगे, और छोटे छोटे सफ़र इनको होंगे, और बेहतर है। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो का तो मान, ये तो पहला स्टार्ट ही, आज तो अपने कामों में लगे होंगे, टकरे मार रहे होंगे, गुस्से वाले जेलसी लोग होते हैं ये। आज इनका अगर कोई आपके सामने स्कॉर्पियो आया तो इससे बहस नहीं करनी, और उसके बाद इनका कल इनके पास 2 दिन पैसे बड़े आएंगे, कोई आमदनी हो जाएगी, और उसके बाद ये फिर वीकेंड पे अपने बहन भाइयों के साथ सफर सेजिटेरियस ठीक है। सेजिटेरियस का जो है ये अखराजात बहुत होंगे, आज इनके पैसे खर्च होंगे, कल ये अपनी ज़ात के लिए काम करेंगे, और अच्छा, और थर्सडे फ्राइडे को इनको काफ़ी फ़ायदा होगा, पैसे आ जाएंगे, और वीकेंड पे ये अपने बहन भाइयों के साथ कहीं बाहर जाके कोई शादी ब्याह अटेंड करेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच अजमल रहीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।